अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? स्टे होम स्टे सेफ। आज हम हमारी क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। हमारी यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक, या हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। तो गाइस, पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा पढ़ लें इसके हिस्ट्री के बारे में कि क्या है। जैसे कि हम हमेशा से देखते आए कि जब हमारे ड्राई हेयर हो और उनके पास हम कुछ कागज़ के पीसेस को लेके जाएं, तो वो उस कॉम्ब से यानी कंघे से वो अट्रैक्ट हो जाते हैं पीसेस। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये जो अट्रैक्शन का फोर्स है, ये किससे डिफरेंट है? ग्रेविटेशनल फोर्स से डिफरेंट है। तो इसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है ग्रेविटेशनल फोर्स के बिसाइड जो वर्क करती है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन आता है किसी सब्सटेंस में? तो इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो गाइज, थोड़ी सी हम इसकी हिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर लें। आज से कई सालों पहले कई सारे साइंटिस्ट, जैसे थेल्स ने अपना थ्योरम दिया था, वो थेल्स ने हमें ये भी बताया था कि भाई कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा भी नेचर में बहुत सारे फोर्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से उन सब्सटेंस में क्या हो जाती है? अट्रैक्शन करने की प्रॉपर्टी आ जाती है। थॉमस ब्राउन ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था 1646 में, और बताया था किसी भी ऑब्जेक्ट को रब करने से उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं और उसमें दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ जाती है। ये एक टाइप की इलेक्ट्रिसिटी है। मतलब अभी तक हमें कोई वेल डिफाइंड डेफिनेशन नहीं मिली थी। तो अभी मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी की एक डेफिनेशन बताता हूँ मेरे अकॉर्डिंग, जो मुझे लग रहा है ईजी होनी चाहिए, आपको ईजिली आप अंडरस्टूड हो जाओगे, उसको समझ पाओगे। तो क्या होता है गाइस, सबसे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ें। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? अ टाइप ऑफ एनर्जी, a type of energy by virtue any substance or matter gain the property of attracting lighter objects is called electricity। समझ गए गाइस? क्या है डेफिनेशन? वो एनर्जी जिसकी वजह से किसी सब्सटेंस में या मैटर में अपने से लाइटर ऑब्जेक्ट्स को या थिंग को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ जाती है, उसको हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। समझ गए गाइस? एकदम इजी सी डेफिनेशन है। द the energy by virtue any object or matter having the property of attraction lighter objects or thing is called electricity। समझ गए गाइस? इलेक्ट्रिसिटी भी क्या, एक टाइप की एनर्जी है जिसकी वजह से किसी ऑब्जेक्ट में अपने से हल्की वस्तुओं को लाइटर ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का प्रॉपर्टी आ जाता है। और जैसा कि डेफिनेशन इसमें भी दिया गया है, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं या हम चार्ज बोलते हैं, और जिसमें प्रॉपर्टी जनरेट हुई है उसको इलेक्ट्रीफाइड बोलते हैं। तो इलेक्ट्रीफाइड इज अ सब्सटेंस और मैटर विच हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग लाइटर ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रीफाइड। उसको हम इलेक्ट्रीफाइड बोलते हैं या चार्जेस बोलते हैं। समझ गए गाइस? चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। तो चार्ज किसी मैटर से जुड़ी हुई या एसोसिएट होती हुई वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है। ये मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है गाइस? जैसे चार्जेस के बारे में टाइप पढ़ने से पहले मैं बता दूं आपको थोड़ा सा। जैसे एक मैग्नेट है, मैग्नेट के चारों तरफ क्या होता है गाइस? मैग्नेटिक फील्ड होता है। अगर उसके आसपास कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये क्या है? उसका मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब जहाँ तक उसका इन्फ्लुएंस है। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुई है अगर किसी सब्सटेंस में या मैटर में, तो उसके चारों तरफ अगर कोई चीज़ आएगा या ऑब्जेक्ट आएगा तो उसको वो अट्रैक्ट कर लेगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब किसी चीज़ में अगर इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस हुई है तो उसके चारों तरफ की जो फील्ड होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और अगर मैग्नेट है तो उसके चारों तरफ जहाँ तक उसका मैग्नेटिज्म वर्क कर रहा है, इन्फ्लुएंस है, वो क्या होगा गाइस? मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब गाइस, हमें पढ़ना है चार्ज के टाइप्स के बारे में। चार्ज हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, क्या होता है ना? जो इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन है वही चार्ज की डेफिनेशन है ना? द इन चार्ज इज अ टाइप ऑफ एनर्जी बाय वर्चू एनी ऑब्जेक्ट हैविंग द प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट लाइटर ऑब्जेक्ट। ठीक है, लाइटर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने का प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? चार्जेस बोलते हैं। तो चार्जेस मेनली दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्जेस। तो गाइज, मैं अपने वर्ड्स में आपको अगर आपको बता दूं, तो चार्ज जो होता है, जो भी मैंने बताया, चार्ज को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो गाइस, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है आपका? फॉर एग्जांपल, आप क्या करो, एक ग्लास की रॉड ले लो, कांच की रॉड ले लो, और उसको आप क्या करो? सिल्क के कपड़े से रब कर दो। क्या कर दो? रब कर दो। तो जब आप उसको रब कर दोगे और दूसरी एक और रॉड लो और उसको भी आप क्या करो? सिल्क के कपड़े से रब कर दो। जब आप दोनों रॉड को एक दूसरे के पास लाओगे तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। इसका मतलब उनमें क्या है? चार्ज इंड्यूस्ड हो गया है। और सेम अदर हैंड पे अगर हम क्या करें, एबोनाइट की एक रॉड लें और उसको वूलन के क्लॉथ से या फिर स्किन ऑफ कैट, कैट की स्किन से रब कर दें, दो रॉड लेके, और उनको भी एक दूसरे के पास लाएंगे तो वो भी एक दूसरे को क्या करेंगी? रिपेल करेंगी। तो जब हम ग्लास की रॉड को
सिल्क के कपड़े से रब करते हैं तो उसमें पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है, और एक जैसे चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो दोनों रोड पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया था, इसीलिए वो एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। दूसरा गाइस क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो जब हमने एबोनाइट की रॉड को क्या करा था, सिल्क का उसका कपड़ा ले लिया हमने, किसका, वूलन क्लॉथ ले लिया या केट की स्किन ले ली, उससे रब कर दिया एबोनाइट की रॉड को, दोनों रॉड्स को। तो उसके ऊपर जो चार्ज जनरेट हुआ वो कौन सा चार्ज है गाइस, नेगेटिव चार्ज। तो जब हम इन दोनों रॉड को भी पास में लाए तो उन्होंने भी एक दूसरे को क्या कर दिया, रिपेल कर दिया। मतलब हमने देखा दो टाइप के चार्ज इंड्यूस्ड हुए, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जब कब इंड्यूस्ड हुआ, जब हमने ग्लास की रॉड को क्या करा, सिल्क के क्लॉथ से रब कर दिया तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। और दो रॉड पे करा तो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। सेम ऐसे हमने एबेनोइड की रॉड पे करा, उसको केट की स्किन से या वुलन क्लॉथ से रब करा तो उसमें नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। अब जब हम इन दोनों रॉड को, ग्लास की रॉड को और एबोनाइट की रॉड को पास पास लेके आए तो ये दोनों आपस में अट्रैक्ट कर रही थी रिपेल करने की जगह। और हम जानते हैं चार्जेस की प्रॉपर्टी, सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इससे हमने पता लगाया कि चार्जेस दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे गाइस दिया हुआ गया है हमें यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला दिया गया है हमें चार्ज का। चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है कूलाम होती है, मतलब चार्ज को हम जो मेज़र करते हैं वो कूलाम में मेज़र करते हैं, ठीक है। और ये 1000 के रिस्पेक्ट में होता है या 1/1000 पार्ट होता है। इसीलिए यहाँ पर जो पहला वर्ड लिखा हुआ है 1 mc, इस 1 mc का मतलब होता है 1 माइक्रो कूलाम। तो 1 माइक्रो कूलाम इक्वल टू कितना होता है गाइस, 10⁻³ कूलाम। मतलब 1 माइक्रो कूलाम किसके बराबर होगा, 10⁻³ कूलाम के। जैसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं गाइस, वैसे ही 1 माइक्रो कूलाम में क्या होता है, 10⁻³ कूलाम होता है। अब ये जो 1 म्यू, इसको म्यू बोलते हैं, 1 म्यू सी, ये जो 1 म्यू सी आपको दिखा हुआ है गाइस, यहाँ पर इस म्यू का मतलब होता है माइक्रो फेरेड। इसको हम क्या पढ़ते हैं, माइक्रो फेरेड। तो 1 माइक्रो फेरेड या 1 माइक्रो कूलाम इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁻6 कूलाम। तो 1 माइक्रो कूलाम इक्वल टू कितना होगा गाइस, 10⁻⁻6 कूलाम। अब आप लोगों ने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा ही है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, वर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट, या आप चार्ज इनटू डिस्टेंस बोल सकते हो। तो 1 न्यूटन कूलाम, यहाँ पे जो 1 NC लिखा है उसका फुल फॉर्म क्या है, 1 न्यूटन कूलाम। तो 1 न्यूटन कूलाम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों वैल्यू का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10⁻³ इंटू 10⁻6। तो बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है गाइस, एड हो जाती है। तो 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9। तो 10⁻⁻9 कूलाम। तो 1 न्यूटन कूलाम इक्वल टू कितने कूलाम होता है, 10⁻⁻9 कूलाम। समझ गए गाइस। तो एसआई यूनिट जो होता है चार्ज का, चार्ज को हम जो मेज़र करते हैं वो काय में मेज़र करते हैं गाइस, कूलाम में। मतलब कूलाम क्या है, एसआई यूनिट है चार्ज की। जैसे वर्क की न्यूटन, जैसे वर्क की जूल होती है, फोर्स की आपकी न्यूटन होती है, वैसे ही हम चार्ज को काय में मेज़र करते हैं, कूलाम में। समझ गए गाइस। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला, इसकी यूनिट मैंने आपको बताई दी है। कूलाम क्या होता है हमारा, चार्ज का एसआई यूनिट होता है। और 1 माइक्रो कूलाम इक्वल टू कितना होता है, 10⁻³ कूलाम। 1 माइक्रो कूलाम, और फिर गाइज 1 माइक्रो फेरेड इक्वल टू कितना होगा, 10⁻6 कूलाम। और 1 न्यूटन कूलाम इक्वल टू गाइज कितना होगा, 10⁻9 कूलाम। और सीजीएस यूनिट क्या होती है गाइस, हम जानते हैं हर चीज़ की दो यूनिट होती हैं, एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल और सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो अगर इसकी हम सीजीएस यूनिट की बात करें तो 1 कूलाम इक्वल टू कितना होगा, 3 × 10⁻0। 3 × 10⁻0 क्या होती है इसकी, सीजीएस यूनिट होती है। यानी 3 × 10⁻0, जीरो गलत दिया होगा जो 10⁻9 है, 3 × 10⁻9 होती है इसकी वैल्यू, ठीक है गाइस। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला, Q इक्वल टू A × T। ए का मतलब क्या होता है गाइस, एरिया। टी का मतलब क्या होता है, टाइम। जब आप 10th क्लास में रहे होंगे गाइस, या आपने लास्ट क्लासेस में स्टडी करी होगी, आई इक्वल टू Q/T, आपने इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला पढ़ा होगा या डेफिनेशन पढ़ी होगी। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो मतलब किसी चीज़ में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वही चार्जेस का फ्लो है। तो आई इक्वल टू Q/T है गाइस। तो आई यानी फ्लो होने वाला करंट, क्यू क्या होता है चार्ज, टी मतलब क्या होता है टाइम, और आई इक्वल टू Q/T क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला। तो अगर आई इक्वल टू Q/T है तो कोई आपसे पूछे आप चार्ज की वैल्यू निकालो, क्यू की वैल्यू निकालो, तो टी काय में है, डिवाइड में, डिवाइड से आई के काय में आएगा, मल्टीप्लाई में। तो क्यू का फॉर्मूला क्या बन गया, आई इंटू टी। तो क्यू इक्वल टू आई इंटू टी, या हमेशा बोल सकते हैं क्यू इक्वल टू ए इंटू टी। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला किसका गाइस, चार्ज निकालने का। तो चार्ज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू टाइम।
अब आता है गाइज हमारा नेक्स्ट टॉपिक, पॉइंट चार्ज क्या होता है, बिंदु आवेश क्या होता है। तो पॉइंट चार्ज से क्या है गाइज, इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है, whose special size is negligible as compared to other distance is called point charge। पॉइंट चार्ज मतलब ये होता है जब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे कोई हमने चार्ज रखा हुआ है और चार्ज का एरिया उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में क्या है, ना के बराबर है, बहुत कम है। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे रखा हुआ है, जो भी वैल्यू है चार्ज की उसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट चार्ज। जैसा कि इसमें हिंदी में नाम होता है बिंदु आवेश। हमने कोई पॉइंट लिया है, बिंदु लिया है, वहाँ पे हमने चार्ज रखा है, तो डिस्टेंस के कंपैरिजन में चार्ज का साइज किसके बराबर है, ना के बराबर, निग्लिजिबल है, तो उसको हम गाइस क्या बोलते हैं, पॉइंट चार्ज। तो द चार्ज प्लेस्ड ऑन अ सर्टेन डिस्टेंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट चार्ज। ऐसा भी लिख सकते हैं आप गाइस, ठीक है। अब हम ये पढ़ ही चुके हैं कि चार्ज क्या होता है, और चार्ज के हमने टाइप्स भी पढ़ लिए हैं गाइस। चार्ज के हमने ये भी पढ़ लिया कि पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस, दो टाइप का हमारा चार्जेस होता है गाइस, है ना। और हमने पॉइंट चार्ज भी पढ़ लिया क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपके समझ में आ गया होगा, अगर कहीं कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस्ड हुई है तो उसके चारों तरफ जो फील्ड जनरेट होगी उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है गाइस, समझ गए। अब इस चैप्टर में थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको और बता देता हूँ, इसके अलावा लेक्चर के अलावा। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें हमने चार्जेस पढ़ लिए, चार्जेस के टाइप भी पढ़ लिए। तो तो गाइज इसमें क्या है, एक चीज़, हाँ एक टॉपिक है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब पता लगाना कि किसी भी मैटर पे जिससे इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस हो रही है या जिसमें किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करने का प्रॉपर्टी है लाइटर ऑब्जेक्ट का, उसके ऊपर चार्जेस की वैल्यू क्या होगी। तो उसको हम गाइस क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज का क्वांटाइजेशन क्या होगा, उस पर चार्ज का पता कैसे लगाएंगे, ठीक है गाइस। तो इसका एक फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। हम आगे डिस्कस करेंगे, इस लेक्चर में भी होगा शायद, मैंने इंक्लूड करा होगा तो, ठीक है गाइस, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टी थी गाइज, ये आपको बुक्स में मिल जाएंगे, इसमें आप पढ़ लेना कि चार्जेस प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, उनकी क्या प्रॉपर्टी होती हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैंने लेक्चर में इंक्लूड कर दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा आराम से, है ना। ये आ गया गाइस टॉपिक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी। शॉर्टकट में आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ मैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की क्या होता है। ऑन एनी चार्ज सब्सटेंस और मैटर, the quantity of charge is always integer multiple of charges on an electron। किसी भी चार्ज सब्सटेंस पर जो चार्ज की क्वांटिटी होगी वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है और जितना भी इंटीजर मल्टीपल है, मतलब जितना भी चार्जेस पास हुआ है उन दोनों के मल्टीपल के बराबर होगी। शॉर्टकट में बोलो तो गाइस, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन इंटू ई। एन मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ राउंड्स या नंबर ऑफ चार्जेस, और ई इंटू क्या होगा, जितनी भी एक इलेक्ट्रॉन पर क्या होती है, चार्ज की क्वांटिटी होती है। -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास से, उल्टे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमारा सेकंड टॉपिक है गाइस कूलाम्स लॉ, सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में आता है। तो गाइस ये होता क्या है, इसको बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपने 9th या 10th क्लास में ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा होगा, पढ़ा है गाइस। हमने ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू निकाली थी, F इक्वल टू G m1 इंटू M2 अपॉन में R स्क्वायर, सबने पढ़ा होगा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविएशन। उसमें न्यूटन ने क्या बताया था, when two objects placed a small distance to each other, then the force acting between the object is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से एक सर्टेन डिस्टेंस पर रखे हुए हैं तो उनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स जो है, उस फोर्स की वैल्यू हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, उन दोनों बॉडीज़ के मास के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती किसके, उनकी बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो F प्रोपोर्शनल m1 m2, F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। तो कंबाइन करके हमने क्या लिखा था गाइस, F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन में R स्क्वायर। सेम वही फॉर्मूला यहाँ पे कूलाम लेके आए हैं, तो इनको हम कूलाम्स का लॉ बोलते हैं। तो कूलाम ने क्या बताया, इफ टू चार्जेस Q1 and Q2 are placed a distance of r from each other, then the force of attraction acting between them। अगर हम दो चार्जेस ले लें Q1 और Q2, मतलब जो हमने वहाँ पे बॉडीज ली थी जिनके मासेस m1 और m2 थे, उनकी जगह हमने दो चार्जेस ले लिए Q1 और Q2, और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है r, उनको हमने r डिस्टेंस पर रख दिया, तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स सिमिलरली हमें गाइस वैसे ही सॉल्व करना है। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2, ये बनेगा हमारा स्टेप फर्स्ट। इसमें डायरेक्ट दिया गया है F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, लेकिन हमें डायरेक्ट नहीं करना है, हम गाइस पहले क्या करेंगे,
एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट Q1 इंटू Q2। तो जो लगने वाले फोर्स की वैल्यू है हमेशा बोल सकते हैं शॉर्टकट में, अगर मैं इस लॉ को बताऊं, when two charges Q1 and Q2 are placed each other at the distance of r, then the force of attraction acting between the charges is always directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of distance between them। तो गाइस हम कैसा लिखेंगे, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे चार्जेस का प्रोडक्ट Q1 इंटू Q2, ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट, और एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी थी दोनों के बीच में, आर, तो आर का स्क्वायर और उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब 1 के अपॉन में, तो एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर स्क्वायर। दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम कंबाइन कर देंगे, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 और एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर स्क्वायर। जब ये हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो हमें टोटल गाइस क्या मिल जाएगा, एफ प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, सिमिलरली 9th क्लास की तरह ग्रेविटेशन फॉर्मूला की तरह। और गाइस जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो क्या आता है, कांस्टेंट के, ठीक है। तो F इक्वल टू, जैसे वहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी आता था, यहाँ पे कांस्टेंट क्या आता है, के, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का कांस्टेंट होता है के, तो वो लगाएंगे। तो F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका फाइनली फॉर्मूला फोर्स का दो चार्जेस के बीच का, जिसको हमने कूलाम लॉ के थ्रू निकाला है। तो कूलाम लॉ क्या बताता है हमें कि दो चार्जेस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए हैं तो उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, F इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, मतलब उन चार्जेस का प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई अपॉन में क्या, उनकी डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू के। के क्या होता है हमारा, कांस्टेंट होता है, वेयर के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, देखिएगा इस लिखा हुआ है स्क्रीन पे, के क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। एसआई यूनिट क्या होती है, के की वैल्यू क्या होती है, 8.988 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। अब जाहिर सी बात है फोर्स का कांस्टेंट है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में चार्ज कूलाम स्क्वायर। तो 8.988 को अप्रोक्सीमेट हम कितना मान लेते हैं गाइस, 9 मान लेते हैं। तो के की वैल्यू हमारी क्या आती है, 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ये शॉर्टकट में आप क्या बोल सकते हो, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। तो गाइस ये क्या हो जाएगी आपकी कोफिशिएंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के की वैल्यू। अब देखिए गाइस जो हमारा कूलाम्स लॉ ऑफ इन्वर्जन था उसको इन लोगों ने पॉइंट वाइज बता दिया हम लोग को कि कैसा क्या होता है। तो उसमें पहला पॉइंट क्या दिया गाइस, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज अलोंग लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। जो लगने वाली फोर्स की वैल्यू होगी या डायरेक्शन होगा वो हमेशा कैसा होगा, जहाँ पर दोनों चार्ज एक दूसरे के सामने रखे गए हैं उन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन होगी, जो लाइन ज्वाइन करेगी दोनों चार्जेस को, उसके डायरेक्शन में होगा हमेशा फोर्स। ऐसा नहीं है कि दो ऑब्जेक्ट अलग अलग डायरेक्शन में रख दिए तो फोर्स उनमें वर्क करने लग जाएगा, उनको एक सेम डायरेक्शन में रखना पड़ेगा। तो जो लाइन उन दोनों को ज्वाइन करेगी वो आपकी क्या होगी, डायरेक्शन बताएगी फोर्स का। द फोर्स इज रिपल्सिव इफ द चार्ज हैव द सेम साइन एंड अट्रैक्टिव इफ देयर साइन आर अपोजिट। अब भी मैंने आपको ये प्रॉपर्टी बताई थी, सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो सेकंड पॉइंट बोल रहा है द फोर्स इज रिपल्सिव, फोर्स की वैल्यू रिपल्सिव होगी, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। कब भागेंगे, इफ द चेंजेस हैव द सेम साइन, अगर दोनों चार्जेस, चार्जेस का साइन क्या है, सेम है। अगर हमने जो Q1 Q2 नाम के दोनों चार्जेस लिए हैं, अगर वो दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं या दोनों नेगेटिव चार्ज हैं, तो एक जैसे चार्ज अगर सेम डिस्टेंस पे रख दोगे आप तो दोनों में लगने वाला फोर्स रिपल्सिव हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। और क्या है गाइस, एंड अट्रैक्टिव, और ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे के पास आएंगे। कहाँ आएंगे, इफ़ देयर साइंस आर अपोजिट, अगर इनके साइन क्या है, अपोजिट है। जैसे एक हमने चार्ज पॉजिटिव प्लेस्ड करा है और एक क्या प्लेस्ड करा है, नेगेटिव करा है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो फोर्स रिपल्सिव कब होगा, जब चार्जेस सेम होंगे, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नेगेटिव होंगे। और फोर्स अट्रैक्टिव कब होगा, जब दोनों चार्जेस की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। द फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, फोर्स हमेशा कंजर्व होता है नेचर में गाइस, ये दिया हुआ है हमें पॉइंट नंबर सी में। मतलब फोर्स कभी भी लॉस नहीं होता, चाहे वो रिपल्सिव नेचर का हो चाहे अट्रैक्टिव नेचर का हो, हमेशा कंजर्व होगा। अब गाइज ये के की वैल्यू दी गई है, डिफरेंट परमिटिव कांस्टेंट होता है हमारा जो एप्सिलॉन, ये जो साइन बना हुआ है ई जैसा, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, परमिटिविटी कांस्टेंट, ठीक है। तो डिफरेंट मीडियम में के का वैल्यू क्या होगा वो बताया गया है। जैसे मीडियम दिया गया है, वैक्यूम है या एयर है, तो उसमें के की वैल्यू हम 1 रखते हैं फॉर्मूला में।
अगर वाटर है तो वाटर में वैल्यू 80 रखते हैं के की। माइका है तो माइका में 6 रखेंगे वैल्यू। ग्लास है तो ग्लास में इसकी वैल्यू 5 to 10 के बीच में होती है। और मेटल के लिए परमिटिव कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिट होती है, क्योंकि मेटल सबसे गुड कंडक्टर होता है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो हमारे चार्जेस होते हैं वो कहाँ से पास होते हैं, किसी मेटेलिक सरफेस से पास होते हैं। तो गाइस जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था इसमें हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, इसमें हमने डिस्कस कर लिया कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, चार्ज क्या होता है, चार्ज कितने टाइप के होते हैं, चार्ज के टाइप्स के बाद गाइस हमने पढ़ा कूलाम्स लॉ क्या होता है, कूलाम्स लॉ किस काम आता है, नेचर ऑफ फोर्स रिपल्सिव कब होगा, नेचर ऑफ फोर्स अट्रैक्टिव कब होगा गाइस, और जो हमारा डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के है डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में चार्जेस की वैल्यू क्या होगी गाइस। जैसे हमें आगे स्क्रीन पे में दिख रहा है कौन से मीडियम में हमारे कांस्टेंट के की वैल्यू क्या क्या होगी गाइस, ये दिए हुए हैं। हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ लिया गाइस, किसी भी सब्सटेंस के ऊपर चार्ज की क्वांटिटी हम कैसे निकालेंगे उसका फॉर्मूला हमने डिस्कस कर लिया गाइस, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन इंटू ई। तो ये सारा का सारा गाइस रिमेंबर करना है, अपने को याद रखना है। अब अपन मिलेंगे इसके सेकेंड पार्ट में जिसमें हम पढ़ेंगे कूलाम का इन्वर्जन लॉ और डिफरेंट डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज़ हैं चार्जेस की उनके बारे में डिस्कस